अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं फराज, आपका इंग्लिश का उस्ताद और राहबर FSC क्लासेस में आपको खुशामदीद। और आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर इंग्लिश पर। इंग्लिश इंटरमीडिएट पार्ट 2 ये हमारा टॉपिक है। और इस फर्स्ट क्लास के अंदर आई विल टेलिंग यू ऑल अबाउट योर पेपर पैटर्न एंड द क्वेश्चंस, और जो चीज़ें हमने इसमें करनी है वो सारी हम आज शेयर करेंगे। So let's start with the objective part of the paper. हमारे पेपर में जैसे पार्ट 1 का आपको मालूम है, आप सब जानते हैं कि उसमें ऑब्जेक्टिव आता है और फिर सब्जेक्टिव का पोर्शन पार्ट है। इसी तरह इस पेपर में भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है। तो ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारे पास आएगा अगेन 20 मार्क्स का। पार्ट 1 में भी हमारे पास 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, एंड सिमिलरली इन पार्ट 2 वी ऑल्सो हैव क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। अब ये आना कहाँ से है? हमारे पास बुक्स कौन सी हैं जिनसे हमने स्टडी करना है? तो हमारे पास हैं 2 बुक्स पार्ट 2 में, बुक 2 एंड अ नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स ये हमारा नॉवल है, एंड बुक 2, बुक 1 आपको मालूम है कि बुक 1 किन चीज़ों पर बेस करती बुक है। बुक 1 के अंदर we have short stories हैं। बुक 3 के अंदर plays and poems, बट बुक 2 में ना तो short stories हैं, ना ही plays हैं और ना ही poems। तो फिर इसमें क्या है? बुक 2 के अंदर we have prose क्या होता है? अब आप ये सोचिए कि prose क्या होता है। देखिए, लिखने के 2 अंदाज हैं। एक प्रोज है, कोई चीज़ जो लिखी जाती है वो प्रोज फॉर्म में लिखी जाती है, और एक पोइट्री फॉर्म में लिखी जाती है। अगर आप कोई चीज़ वर्सेस में लिखते हैं, शायरी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री। अगर आप कोई चीज़ पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोज। तो ये इनमें डिफरेंस है। अब हम पार्ट 2 के अंदर प्रोज को स्टडी करेंगे, और प्रोज में हम क्या स्टडी करेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि प्रोज में हम क्या कुछ स्टडी करेंगे। प्रोज में हमारे पास है मॉडर्न एसेज, और मॉडर्न एसेस के साथ वी हैव मॉडर्न हीरोज़। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया जिससे इंसानियत को फ़ायदा हुआ, तारीख़ में उनका नाम आज भी इज़्ज़त के साथ लिया जाता है। हम उन हीरोज़ को पढ़ेंगे जिनका कंट्रीब्यूशन है हमारी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह। या फिर कोई ऐसा बंदा जिसका डायरेक्टली, जैसे मेरी लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं हाइकिंग को पसंद करता हूँ, मैं एडवेंचर्स पसंद करता हूँ, तो हो सकता है कि मेरी लाइफ में एडवेंचर्स को लेकर इस कैरेक्टर को पढ़ने के बाद कोई चेंज आ जाए, कोई ड्रामेटिक चेंज आ जाए, मेरा चीज़ों को देखने का जो एंगल है वो चेंज हो जाए। इंसान कैसे मुतासिर होता है? या तो किसी को देखकर कोई काम करने की ख्वाहिश जागती है, या किसी की कोई बात सुनकर कोई काम करने की ख्वाहिश उभरती है, बढ़ती है, या फिर हम कोई चीज़ ऐसी पढ़ लेते हैं। पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ कैरेक्टर बाहर आ जाता है कि अगर इस कैरेक्टर को जिसको मैं पढ़ रहा हूँ ये ऐसा कर सकता है, या इस कैरेक्टर को जो मैंने पढ़ा जिसने कुछ इन्वेंट कर लिया ये कुछ इन्वेंट कर सकता है, या ये कैरेक्टर जो कुछ चेंज ले आया, उसने एक तहरीक चलाई। मतलब जो भी कैरेक्टर्स हम पढ़ेंगे, जो हीरोज़ की हम बात करें, चाहे वो एडवेंचर के हवाले से हो, चाहे कुछ इन्वेंशन के हवाले से हो, या फिर कोई मूवमेंट हो, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ उसको स्टिमुलेट कर देती है, और हमारे अंदर का कहीं कोई ऐसा कैरेक्टर छोटे पैमाने पर बाहर आ जाता है। तो हीरोज़ हमारी ज़िंदगियों में ऐसी कुछ तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब हम उनको इज़्ज़त के साथ रिस्पेक्ट देकर पढ़ेंगे। सिर्फ इसलिए पढ़ लेंगे कि भाई पेपर आना है, यार ये क्या मुसीबत है, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्या है, थोड़ा वक्त दीजिए, मोहब्बत दीजिए, तो आपको वो हीरो समझ में आएंगे। तो हीरो का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए आपको बताया कि आपके जहन में कहीं वो फिल्मी हीरोज़ ना चल रहे हों। अच्छा, लाइक हीरोज़ का मतलब क्या है कि हम फ़लाँ एक्टर के बारे में पढ़ेंगे या फ़लाँ एक्टर के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हम तारीख़ी शख्सियत के बारे में पढ़ेंगे, ये लिमिटेड हैं, और इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब रह गई बात मॉडर्न एसेस की, तो किसी भी टॉपिक के ऊपर जब हम प्रोज लिखते हैं, पैराग्राफ फॉर्म में हम अपना कंटेंट लिखते हैं, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसे शेयर करते हैं, जो हमने रिसर्च कर रखी होती है उसे शेयर करते हैं। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बट इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी का कुछ अलग उसकी जो एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक उसमें कैरेक्टर्स हैं, उसमें इवेंट्स हैं, और उसमें थीम है, प्लॉट है, और सारा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है। एसेस में ऐसा नहीं होता है। तो सिनोनिम्स आएंगे हमारे बुक 2 से, 3 सिनोनिम्स फ्रॉम
जिसके जो सेक्शंस हैं हीरोज़ एंड प्रोज, और 3 ही आएंगे उसमें हीरो से। सो 3 and 3 फर्स्ट पार्ट जो है, जो 10 आपके लेसन्स हैं बुक 2 में, ये हमारे मॉडर्न एसेस हैं। इनके अंदर से हमें 3 सिनोनिम्स आएंगे। इसी तरह से जो 5 हीरोज़ हैं उनमें से हमें 3 सिनोनिम्स आएंगे। ये तो हो गए 6, और 4 जो आप सिनोनिम्स देखेंगे वो वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स गुड बाय मिस्टर चिप्स बाय जेम्स हिल्टन। जेम्स हिल्टन के कलम से लिखा हुआ ये खूबसूरत नावल गुड बाय मिस्टर चिप्स, इससे हमें 4 सिनोनिम्स आएंगे। तो ये हमारा पार्ट हो गया 10 मार्क्स का। अगेन मुश्किल तो नहीं है ना ये 10 मार्क्स लेना? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको सिनोनिम्स आते हैं, आपने टेक्स्ट को कम्प्लीटली थॉरली पढ़ा था, मीनिंग्स को अंडरस्टैंड किया था, तो फिर आप बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। सो 10 मार्क्स आर सिक्योर्ड हियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसमें जो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आता है, प्रेपोजिशन में क्या करना होगा, हमें फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और इसमें हमने 5 MCQs अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड वी गेट 5 मार्क्स। इन, ऑन, एट, अबाउट, अबव, ओवर, इस तरह के वर्ड्स हमने इसमें ब्लैंक के अंदर प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये हमारा 5 मार्क्स, अगर ये आपको अच्छे से आती हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, इसकी क्लैरिटी हो, तो विद दिस क्लैरिटी यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एज वेल एंड यू कैन गेट 5 मार्क्स। तो हमारे मार्क्स हो गए 15। नाउ करेक्ट सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी 5 मार्क्स का। नाउन, pronoun, adjective, adverb, conjunction, preposition, इन सब चीज़ों पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस आते हैं। हमारे सामने एक सेंटेंस लिखा होगा और उस सेंटेंस में कुछ एक या एक से ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं। नीचे ऑप्शंस में अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा में वही सेंटेंस रीराइट करके लिखा होगा, लेकिन आपने ये देखना है कि जो सेंटेंस आप का ठीक है उसको आप सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज करें इसमें भी एरर है, अल्फ़ा में एरर, बीटा में एरर, चार्ली में भी एरर, तो आप कहेंगे इस गिवन सेंटेंस को अगर मैं डेल्टा में जिस तरह से लिखा हुआ है इसको पढूं तो ये मुझे ठीक लगता है, देन द राइट आंसर इज़ डेल्टा। तो ये वाला जो करेक्शन का क्वेश्चन है वो एक मॉडल सेंटेंस के साथ आता है। एक मॉडल सेंटेंस गिवन होता है, उसके बाद उसके 4 डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आपने उस सेंटेंस को देखना है और जो बेस्ट उसका वर्जन है जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन, और ये आप 5 मार्क्स यहाँ पर भी ले सकते हैं। 5 मार्क्स आपके आ गए preposition में, 5 correction में, 10, 3, 3, 6, 3 synonyms from heroes and 3 from essays and 4 from novel। तो ये आपके 20 मार्क्स बहुत आसानी के साथ आप सिक्योर कर लेते हैं। सब्जेक्टिव पार्ट 80 मार्क्स का ये जो पोर्शन है जो हमने अब स्टडी करना है, इसका सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 में आपके कमेंट्स के लिए यहाँ पे रख लेता हूँ। सेक्शन 1 में बुक 2 से, दैट इज प्रोज, ये आएगा। ये तो प्रॉज एंड कॉन्स वाला बन जाता है ना, टाइपिंग एरर। बुक 2 में प्रोज में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, आपने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 9। 6 आउट ऑफ 9 ये अटेम्प्ट करने हैं, और मार्क्स इसके कितने होंगे? दे कैरी 12 मार्क्स। अब ये प्रोज में से जो आपके 10 लेसन्स हैं, 10 एसेज हैं, उसमें से 6 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9, और ये क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? द क्वेश्चंस विच आर गिवन एट द एंड ऑफ एनी लेसन, क्या ये इंपॉर्टेंट है? और सम अदर एरिया, पार्ट और सेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो विद इन द टेक्स्ट वी रीड अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट लाइन्स, उनकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। सो हमें उनको भी हाईलाइट करना है कि इफ़ यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज के तो चलिए हमें मालूम है ना कि एक्सरसाइज में ये 7-8 सवाल हैं, 5-6 इनमें से तो आता है, बट अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको लेसन को कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि ये पार्ट एरिया इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और आया भी हुआ है, तो उसको आपने फिर हाईलाइट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये आएगा हमारा हीरोज़ में से। प्रोज में से हमारे पास 6 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 9। नाउ 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट 6, यहाँ पर हमने 6 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 8। तो हीरोज़ जो हमारे पास 5 हैं उसमें 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस, और मार्क्स इसके भी सेम है जो कि प्रोज में थे 12 मार्क्स। सो 6 आउट ऑफ 8।
And then comes Goodbye Mr. Chips. Goodbye Mr. Chips में 12 short questions, attempt any 8, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको क्वेश्चन आंसर के हवाले से देगा। 8 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, और इसके मार्क्स कितने होंगे? इसके मार्क्स होंगे 16। 20 हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव के। अब 12 एंड 12 24, और साथ हम 16 ऐड कर लें तो ये हमारा 40 मार्क्स बनते हैं। तो क्या ये 40 मार्क्स हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? आपको क्या लगता है, क्या हम ये 40 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं? वी कैन, इतना मुश्किल नहीं है। बस सवाल में जो पूछा गया हो विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर आपने उसका आंसर कर देना होता है। जब आप गिवन क्वेश्चन का विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर विद बेस्ट एक्सप्रेशंस फ्रेजेस उसका आंसर कर देंगे, you'll get full marks। तो ये हमारा सेक्शन 1 जो है वो 40 मार्क्स के साथ कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कुछ। सेक्शन 1 इज़ डन एंड नाउ सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है? क्वेश्चन 5 ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन। ऐसे राइटिंग आपने लास्ट टाइम क्लास 10 में की थी, आई गेस क्लास 10 में ही की थी। ऐसे राइटिंग क्या करें सर? ऐसे राइटिंग कैसे होनी चाहिए? उसको रट्टा लगाना है, क्राइमिंग करना है, पैरेट फैशन में उसको याद करना है, क्या करें या उसको तैयार करें? तो इसका सबसे आसान हल ये है, जो आप अभी से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। आप डेली बेसिस पर वो चीज़ें जो आपके आसपास हैं उस पर कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दो। सपोज आई हैव अ फोन इन माई हैंड। अब डेफिनेटली इट हैज़ सम बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड मैनी डिसएडवांटेजेस। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं चंक्स में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखता हूँ कि ये मेरा फ़ोन है, उसमें ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट हैं, इसका ये फ़ायदा है, बेनिफिट है, ये मेरी यहाँ हेल्प करता है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसके ये ड्रॉबैक्स हैं, सोसाइटी के हवाले से ये इश्यूज़ होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप जब लिखना शुरू करेंगे, कंपोज करेंगे, तो आपको एटलीस्ट लिखना आना शुरू हो जाएगा। आपका एक माइंड मेकअप हो जाएगा कि किस तरह से आपने चीज़ों के बारे में लिखना है। तो यहाँ से आपकी राइटिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप हर चीज़ को रट्टा लगाएं, रट्टे से आपकी काम ख़राब हो जाएगा। सो यू हैव टू राइट वन ऐसे फ्रॉम द गिवन 4। 4 ऐसेज होंगे, उसमें से आपने कोई एक करना है। ये आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पर भी हो सकता है, लाइक माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, माई लास्ट डे एट कॉलेज, और आई विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस और हिल स्टेशन, कुछ भी ऐसा हो सकता है। माई फेवरेट पर्सनैलिटी, माई फेवरेट टीचर, माई फेवरेट बुक और साइंस, बेनिफिट ऑफ और डिसएडवांटेजेस, कुछ भी इस तरह के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन, साइंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, और किसी भी कोरोना वायरस, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हर चीज़ के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, एटलीस्ट पता हो कि ये चीज़ क्या है। ठीक है, तो ये 15 मार्क्स का हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम बात कर रहे थे 20 हमने ऑब्जेक्टिव में से ले लेने हैं, और जो 40 मार्क्स हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं इंशाल्लाह हम वो भी लेंगे। ऐसे के बारे में क्या ख्याल है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसे में हम कितने मार्क्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ईडियम एंड फ्रेजेस में क्या करना है? फ्रेजल वर्ब्स जैसे होते हैं वो आ जाते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इसमें 5 करने होते हैं आउट ऑफ 8। तो 5 आउट ऑफ 8 हमने अटेम्प्ट करने हैं। 8 हमें ईडियम्स, अब उसमें 7 ईडियम्स और एक फ्रेजल वर्ब हो सकता है, और इसमें 4 ईडियम्स और 4 फ्रेजल वर्ब्स हो सकते हैं। सो इट्स अ ब्लेंड, इसमें कोई फिक्स रेशो नहीं है, बट आ सकते हैं। ज़्यादातर इसमें ईडियम ही होते हैं, तो वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और 5 करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे 10। ये 10 मार्क्स भी बिल्कुल आप गेन कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलेशन। फर्स्ट ईयर में हमारे पास इंग्लिश का पैराग्राफ होता था एंड हमें उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता था, बट ये करना होता था मतलब इसलिए क्योंकि नाउ यू आर इन सेकंड ईयर। तो जो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं वो तो अभी भी बेचारे उसको ट्रांसलेट करते हैं। सेकंड ईयर में ये ऑपोजिट है, आपको उर्दू का एक पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उससे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब ये ट्रांसलेशन कैसे आएगी? ये ट्रांसलेशन ऐसे ही आएगी कि छोटी छोटी चीज़ों को आप खुद से ट्रांसलेट करना शुरू कर दें। कोई सिखाए ना सिखाए, आप अपनी एफर्ट करें, ताकि आपका एक जो पढ़ने का, चीज़ों को देखने का, लिखने का स्टाइल है वो प्रॉपरली अलाइंड हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का है, ये आपने अटैम्प्ट करना है। अब इसमें से जैसे 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के पूरे, हमने अभी तक नंबर कहाँ पर कम किए हैं? हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कहा कि हमारे नंबर 40 आ जाएंगे। ऐसे के अंदर अगर हम बात करें 15 मार्क्स, तो चलें बड़ी कोटेशंस के साथ, बड़ी स्ट्रगल करके हम
اس میں 13 مارکس سکور کر لیں گے. اور جو ٹرانسلیشن کا پیراگراف ہے، چلیں تھوڑی بھاگ دوڑ ہم اس میں بھی کریں گے، کوشش کریں گے پورے آ جائیں. اگر اس میں نمبر پورے نہیں آتے تو چلیں اس میں بھی ہم مارجن رکھ لیتے ہیں کہ ہم 13 لے لیں گے. تو ہم نے صرف یہاں پر 2 مارکس ایسز میں سے کم کیے اور 2 کیے پیراگراف میں سے. تو ہمارے پاس جو نمبر ایکسپیکٹڈ ہے جو ہم لے سکتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ ہے 96. تو 96 نمبر لینا انگلش میں کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ مزہ آتا ہے آپ کو جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا کہ میں نے یہ 4 نمبر بھی نہیں دینے، کوئی لے سکتا ہے تو مجھ سے لے کر دکھائے، پھر پڑھنے کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی بس پاس ہو جائیں، تو پھر ہم پاس ہونے کے لیے تو خالی پڑھ نہیں رہے. ڈیفینیٹلی وی نیڈ مارکس. ہمیں آگے کمپٹیشن کے ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی بیسکس کو بہت اچھے سے امپروو کر کے پڑھنا ہوگا. اور اگر انگلش کی بیسکس امپروو کرنی ہے، ایڈوانس لیول تک جانا ہے، تو پھر آپ کو چیزوں کو پڑھنا پڑے گا. اور استاد جی کے فورم پر اس رابر سیشن میں میں پڑھاؤں گا آپ کو انگلش. ایک لاسٹ پوائنٹ ہے، انگلش میڈیم کینڈیڈیٹ ول رائٹ اے پیراگراف ان انگلش آن دا گیون ٹاپک انسٹیڈ آف ٹرانسلیشن. جو انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ ٹرانسلیشن نہ کریں، وہ ایک پیراگراف جو ہے وہ لکھتے ہیں. تو یہ تھا پیئرنگ اسکیم تھی ہماری انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 انگلش کی. انشاءاللہ کل سے ہم اپنے لیکچرز کو پراپرلی اسٹارٹ کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.